अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। इस प्रोग्राम में मिलती हैं आपको पूरे हफ्ते की खास खबरें। अगर हम मुल्क की सियासत की बात करें तो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान EVM मशीन पर होने वाली बहस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ अपोजिशन महंगाई के मामले को लेकर जलसे जुलूसों में मसरूफ़ है और हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी करने की मनसूबाबंदी कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कराची से आपको लाहौर की खास खबरों से भी आगाह करूंगी। तो आइए जानते हैं लाहौर की खास खबरें क्या हैं। लाहौर में स्मॉग ने सब कुछ धुंधला दिया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 424 पर पहुंच गया। स्मॉग पर काबू पाने के लिए हुकूमत पंजाब कोशा। बाबा गुरु नानक का जन्मदिन मनाने भारतीय यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। और इस्लामाबाद से इस सफर में मेरा साथ देंगी रजिया खान। जी रजिया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और मैं आपको आगाह करूँगी शहर इक़्तिदार में रोनुमा होने वाली अहम खबरों से। तो नज़र डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर बिल पार्लियामेंट से मंजूर। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 8.75% कर दी गई। इस्लामाबाद में बच्चियों से ज्यादती का मामला, पुलिस एहलकारों समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम, 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। इस्लामाबाद में विंटेज एंड क्लासिक कार रैली, 1930 से 1970 तक की क्लासिक और एंटीक गाड़ियां बनी नुमाइश की जीनत। इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सिंध के इंतजामी मामलात में मुदाखलत बंद कर दे। कराची में पुरस्रार वायरस का फैलाव। वायरस की अलामात डेंगू और मलेरिया से मिलती जुलती हैं। तिब्बी माहिरीन ने मच्छरों से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दे दिया। कराची समेत सिंध भर में डेंगू से बचाव के लिए की जाने वाली स्प्रे मुहिम कई साल से बंद। डेंगू वायरस तेजी से फैलने लगा। कराची के ग्राउंड्स की रौनकें भी बहाल। मकामी क्रिकेट स्टार्स के चौके और छक्के शायकीन क्रिकेट ने खूब एंजॉय किया। नाजिम जोकियो कत्ल केस की तफ्तीशी टीम तब्दील कर दी गई। नाजिम जोकियो कत्ल केस के हवाले से मकतूल की वालदा और ज़ौजा का अहम वीडियो बयान सामने आ गया। नौसरबाज को नौसरबाजी महंगी पड़ गई। बैंक कैशियर को हिप्नोटाइज करके लाखों रुपए लूटने वाला पकड़ा गया। हज और उम्रे के नाम पर दर्जनों शहरियों से 1 करोड़ 30 लाख रुपए का फ्रॉड करने वाला FIA के हत्थे चढ़ गया। फ्लैट के अंदर सिलेंडर धमाका, 1 शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। 20 करोड़ की डकैती के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। लुटने वाली कैश वैन का ड्राइवर मुलव्वस निकला। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर से कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने हालिया बयान में कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सिंध के इंतजामी मामलात में मुदाखलत न करे। कराची में सिंध काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुराद अली शाह का कहना था कि वफाकी हुकूमत बैरून मुमालिक में रिहाइश पजीर अफराद को तो फ़ायदा पहुँचाना चाहती है मगर अपने किसानों को नज़रअंदाज कर रही है। हमने सिंध के किसानों के फ़ायदे के लिए इक़दाम किए हैं। हम गंदम की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं। ईंधन, खाद और ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसलिए आइंदा माली साल के लिए गंदम की कीमतें 2200 रुपये फी मन मुकर्रर की है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि वज़ीर आज़म से 3 साल में सिर्फ 2 या 3 मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म ने बनी गाला से हेलीकॉप्टर में बैठकर आने और शाम 6 बजे वापस घर जाने के अलावा सारे इख्तियारात किसी और को दे रखे हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि मैंने अदालत में यह भी कहा था कि हमारे पास अफसरान की कमी है। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि यह वफाक की नहीं बल्कि फेडरेशन के अफसरान है। फेडरेशन में 4 सूबे आते हैं जबकि वफाक सिंध हुकूमत को काम करने से रोकना चाहता है।
कराची शहर में यकायक पुरअसरार वायरस का चर्चा हर तरफ फैला हुआ है। इस वायरस की अलामात डेंगू और मलेरिया जैसी है, लेकिन इसके बावजूद ये वायरस उनसे मुख्तलिफ है। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक कराची में डेंगू और मलेरिया बुखार की अलामात के साथ मुतअद्दिद मरीज सामने आए हैं। इन मरीजों में बुखार, सर दर्द और ऐसी तमाम अलामात मौजूद हैं जो मलेरिया के मरीजों में होती हैं, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट में मलेरिया और डेंगू का कोई सबूत नहीं मिलता। इस वायरस के हवाले से कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। इस पुरअसरार वायरस के शिकार मरीजों में बच्चों, बड़ों और खवातीन समेत हर उम्र के अफराद शामिल हैं। कराची शहर में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। इस पुरअसरार वायरस में मुब्तला तमाम अफराद ने मच्छर काटने की शिकायत की है। मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से अब तिब्बी माहिरीन भी चौंकना शुरू हो गए हैं। इस वायरस के हवाले से तहकीकात जारी है। कुछ तिब्बी माहिरीन इसे डेंगू वायरस से मिलता जुलता वायरस ही करार दे रहे हैं। ताहम इन तमाम माहिरीन का मुतफ़िक़ा तौर पर कहना है कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी मच्छरों की वजह से ही फैल रही हैं और ये वायरस भी मच्छरों की वजह से फैल रहा है। तिब्बी माहिरीन ने इस पुरअसरार वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए हुकूमत से अपील की है कि मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात उठाए जाएं। तिब्बी माहिरीन ने आम शहरियों को भी मच्छरों से बचाव की तमाम एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद करने का मशवरा दिया है। एक तरफ मच्छरों से पुरअसरार वायरस फैल रहा है तो दूसरी तरफ डेंगू वायरस भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। एक्सप्रेस न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में डेंगू वायरस शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इसके अलावा कराची समेत सिंध भर में गैर एलानिया तौर पर जरासीम कुश अद्वियात की स्प्रे मुहिम बंद कर दी गई है। मौजूदा हालात में कराची और सिंध के अवाम को हुकूमत ने डेंगू और मलेरिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। गुज़िश्ता कई सालों से डेंगू वायरस का सबब बनने वाले मच्छरों के खिलाफ कोई स्प्रे मुहिम शुरू नहीं की जा सकी, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से स्प्रे मुहिम के लिए रकम तो जारी की जाती है, लेकिन स्प्रे मुहिम नहीं चलाई जाती। स्प्रे मुहिम ना होने की वजह से डेंगू वायरस हर साल पहले से ज़्यादा शिद्दत से हमलावर हो रहा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जूं सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो डेंगू के अलावा मलेरिया का मर्ज भी तेजी से बढ़ रहा है। एक्सप्रेस न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक 3 साल कबल सूबाई महकमा सेहत ने एक नोटिफिकेशन के जरिए तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों को मुफ्त प्लेटलेट्स की फराहमी का ऐलान किया था, जो गैर एलानिया तौर पर मरीजों के लिए बंद कर दिया गया है। माहिरीन सेहत का कहना है कि कराची मच्छरों की अफजाइश नस्ल की बेहतरीन नर्सरी बन चुका है। हालात का तकाजा यह है कि मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए हुकूमती सतह पर स्प्रे मुहिम जल्द अज जल्द शुरू की जाए। और अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बाकी खबरों की तफसील। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब बात करते हैं शहर कायद में होने वाले मकामी क्रिकेट मैच की। T20 वर्ल्ड कप के साथ साथ कराची के मैदानों में भी क्रिकेट शायकीन ने रौनकें लगा दी हैं। चंद माह पहले तक लॉकडाउन की वजह से खेलों के मैदान भी वीरान हो गए थे, लेकिन अब कराची के ग्राउंड्स में भी रौनकें बहाल हो गई हैं। मकामी सतह पर यहाँ पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें कई मकामी टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ग्राउंड से बाहर बैठे हुए क्रिकेट शायकीन के लिए खाने पीने का भी खूब एहतमाम किया गया था। ग्राउंड के अंदर लगने वाले चौकों और छक्कों के दौरान ढोल की थाप पर शायकीन खूब जोश खरोश दिखा रहे थे। इस टूर्नामेंट के मुंतज़मीन का कहना है कि ये क्रिकेट टूर्नामेंट हर साल मुनक्किद किया जाता है, जिसका मकसद क्रिकेट को फ़रोग़ देना है। कराची में नाज़िम जोखियो कत्ल केस में कई ड्रामाई मोड़ आ चुके हैं। इस कत्ल केस की तफ्तीशी टीम को तब्दील कर दिया गया है। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक नई तफ्तीशी टीम की तश्कील के लिए एडिशनल IG कराची ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई जॉइंट 3 रुकनी तफ्तीशी टीम की सरबराही AIGP तनवीर आलम ओढो करेंगे। इनके अलावा DSP गुलाम अली जोमानी और इंस्पेक्टर सिराज अहमद लाशारी भी इस 3 रुकनी तफ्तीशी टीम का हिस्सा होंगे। सराय के मुताबिक तफ्तीशी टीम की तब्दीली का फैसला मकतूल के अहले खाना की दरखास्त पर किया गया है। मकतूल के भाई अफजल जोखियो ने 15 नवंबर को केस की तफ्तीश करने वाली पहली टीम पर अदम एतमाद का इजहार किया था। नाजरीन को बताती चलूं कि नाज़िम जोखियो कत्ल केस में अब तक 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि केस में नामजद जाम अब्दुल करीम समेत 4 मुल्जिमान जमानत कबल अज गिरफ्तारी हासिल कर चुके हैं। दूसरी जानिब मकतूल नाज़िम जोखियो के भाई अफजल जोखियो ने इस केस में नामजद मुल्जिम रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम
کریم کو بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق ملیر کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو ناظم جوکھیو کیس کی سماعت ہوئی۔ مقتول کے بھائی افضل جوکھیو نے مجسٹریٹ کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ اپنے بیان میں افضل جوکھیو کا کہنا تھا کہ جام عبد الکریم کا نام کیس سے نکالا جائے، وہ میرے بھائی کے قتل میں ملوث نہیں ہے، جبکہ جام اویس اور باقی ملزمان نے یہ قتل کیا ہے۔ مقتول کے بھائی افضل جوکھیو کی جانب سے اس مقدمے میں دہشت گردی کی دفعہ شامل کرنے کی درخواست بھی واپس لے لی گئی ہے۔ ناظم جوکھیو قتل کیس کے حوالے سے مقتول کی والدہ اور زوجہ کی جانب سے ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آیا ہے۔ اس ویڈیو بیان میں ناظم جوکھیو کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ وہ انصاف کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے دیور افضل جوکھیو کو پیسوں کا لالچ دے دیا یا پھر قتل کی دھمکی دی گئی، جس کی وجہ سے وہ خوف میں مبتلا ہو گیا ہے، لیکن وہ اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ ناظم جوکھیو کی اہلیہ نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ اس کیس میں ساجد جوکھیو اور جام عبد الکریم کو بھی گرفتار کیا جائے۔ مقتول ناظم جوکھیو کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے بلاول بھٹو سے انصاف دلوانے کی اپیل بھی کی ہے۔ نوسر باز کو نوسر بازی مہنگی پڑ گئی، بینک کیشیئر کو ہپنوٹائز کر کے لاکھوں روپے لے جانے والا پکڑا گیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق نوسر باز نے بینک کے کیشیئر کو 50 روپے کے نوٹ دے کر 5000 کا نوٹ مانگا اور پھر کیشیئر کو ہپنوٹائز کر کے 5000 کے 28 نوٹ نکال لیے اور بینک سے نکل گیا، لیکن نوسر باز کو نوسر بازی زیادہ دیر تک راس نہیں آئی۔ نوسر باز ولید رقم قبضے میں لے کر بینک سے فرار ہونے کے دوران قریبی ہی نالے میں گر گیا۔ موقع پر موجود شہریوں اور بینک کے عملے نے نوسر باز ولید کو باہر نکالا اور پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ حج اور عمرے کے نام پر درجنوں شہریوں سے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے لوٹنے والا آخرکار پکڑا گیا۔ یہ کارروائی FIA اور اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کی جانب سے عمل میں لائی گئی۔ FIA حکام کے مطابق ملزم نے 70 سے زائد شہریوں سے لگ بھگ 1 کروڑ 30 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ ملزم کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ گرفتار ملزم کے 40 سے زائد بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی حاصل کر لی گئی ہیں۔ پکڑے جانے والے ملزم کے خلاف پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ کراچی میں ایک فلیٹ کے اندر ہونے والے سلنڈر دھماکے سے ایک شخص جاں بحق اور اس کے بیوی بچے زخمی ہو گئے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق یہ سلنڈر دھماکہ کراچی کے علاقے لیاری میں واقع ایک رہائشی عمارت کی 6ٹھی منزل پر ہوا۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے بعد فلیٹ میں آگ لگ گئی تھی، جس کے باعث ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ تاہم ریسکیو ٹیم اور پولیس نے مشترکہ طور پر کارروائی کرتے ہوئے زخمی ہونے والے افراد کو اسپتال منتقل کیا۔ اس واقعے میں مجموعی طور پر 7 افراد زخمی ہوئے، جن میں 5 بچے اور 2 خواتین شامل ہیں، جبکہ 35 سالہ اشفاق نامی شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ کچھ عرصے پہلے کراچی میں ہونے والی 20 کروڑ کی ڈکیتی کے مقدمے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جس کیش وین کو لوٹا گیا، اس کیش وین کے ڈرائیور حسین شاہ نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم کر لیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق کچھ عرصہ پہلے میٹھا دھر کے علاقے میں کیش وین سے 20 کروڑ روپے لوٹے گئے تھے۔ وین کے ڈرائیور کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھی اس کے حصے کی رقم بھی ہڑپ کر گئے۔ ملزم کے مطابق وہ واردات کے بعد پشاور چلا گیا تھا اور گھر والوں کے دباؤ پر اس نے خود کراچی واپس آ کر پولیس کو گرفتاری دی۔ اقبالیہ بیان کے بعد عدالت نے ملزم حسین شاہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اور اب یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی باقی خبروں کی تفصیل۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ جی تو ناظرین، میں نے کراچی سے ہفتے بھر کی اہم خبریں آپ تک پہنچا دیں، اور اب میں آپ کو بتاؤں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کا زور برقرار ہے۔ لاہور میں اسموگ نے ڈیرے ڈال لیے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس مجموعی طور پر 424 پر پہنچ گیا۔ شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ لاہور کے علاقے کوٹ لکھپت میں سب سے زیادہ 680 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموگ نے پنجے گاڑ لیے۔ دنیا کی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور ایک بار پھر پہلے نمبر پر، بھارتی شہر نئی دلی دوسرے اور چین کا شہر ووہان تیسرے نمبر پر ہے۔
लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा कोट लखपत में 680 रहा। मॉडल टाउन 565, टाउनशिप 440, अनारकली 481, DHA फेज 8 447, ठोकर नियाज बेग 440 और गुलबर्ग में 652 नोट किया गया। हमारी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जुकाम भी लग जाता है, गला भी, आंखों में जलन होने लग जाती है। बारिश ना होने और फिजाई आलूदगी में इजाफे से स्मोक में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग की वजह से पंजाब हुकूमत को हिदायत की है कि वो निजी दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम का नोटिफिकेशन जारी करे। जुडिशल वाटर कमीशन ने अदालत में स्मॉग इमरजेंसी प्लान पेश किया। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने निजी इदारों के 50% वर्कर्स को घरों में बैठकर काम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब के दीगर अजला से मुतल्लिक रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग करने और स्मोक पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक की स्मोक के तदारुक के लिए दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। जुडिशल कमीशन के फोकल पर्सन कमाल हैदर एडवोकेट ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक फसलों की बाकियात जलाने वालों के 2190 केस सामने आए, जिनमें से सिर्फ 98 अफराद को जुर्माना किया गया। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि जिन इलाकों में 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स है वहां फौरी स्कूल बंद करवाए जाएं और मुतल्लिका इलाके के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी जाएं, जबकि 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाकों में फौरी तौर पर फैक्ट्रियां बंद करवाई जाएं। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए सरकारी गाड़ियों की तादाद में 50% कमी का ऐलान कर दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुतल्लिका महकमे जिम्मेदारी के साथ फराइज अंजाम दें। पंजाब में स्मोक पर काबू पाने के लिए चंद बड़े फैसलों का ऐलान। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर 2000 रुपये जुर्माना आयद करने का फैसला। रिलीफ कमिश्नर बाबर हयात तारड़ की सरबराही में स्मोक स्टीयरिंग कमेटी के अजलास में फैसला किया गया। हर किस्म के ठोस फुजले, टायर, रबर और प्लास्टिक को जलाने पर पाबंदी आयद रहेगी। ऐसी फैक्ट्रियां जिनके धुएं के अखराज के लिए मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया गया, इन पर 50,000 से 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। सरकारी और निजी स्कूलों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस के लिए बसों और गाड़ियों का इस्तेमाल 50% तक रखने के अहकाम दिए गए हैं। उधर तिब्बी माहरीन ने स्मोक से बचाव के लिए डेंगू और कोरोना के मरीजों को खुसूसी एहतियात का मशवरा दिया है। 2 to 3 वीक्स स्मोक आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी और अब तो काफ़ी 2-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा हमें महसूस, और पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें वो वाले पेशेंट ज़्यादा हैं जिनको खांसी है। स्मोक की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तमाम कमिश्नर्स को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मोहम्मद अलियास, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। बाबा गुरु नानक का जन्मदिन मनाने भारतीय यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। बाबा गुरु नानक का जन्मदिन मनाने पाकिस्तान आने वाले भारतीय यात्रियों में कई ऐसे हैं जो पहली बार पाकिस्तान आए हैं और वो अपने आबाई घर और इलाके देखना चाहते हैं। वाघा सरहद अबूर करते ही कई सिख यात्री पाकिस्तान की धरती पर खुशी से आबदीदा और सजदारेज हो गए। रस्ते खुले दर्शन नज़ारे होने चाहिए। बाबा गुरु नानक का जन्मदिन मनाने के लिए पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों का वाघा बॉर्डर पर इस्तकबाल। भारतीय यात्रियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इत्थों दे लोग इन्होंने सानू बहुत चंगी तरह रिसीव किया। एक वक्री खुशी इदां लग रहा भी जिद्दां दोबारा जन्म होया होवे। मेरी शुरू तो ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान जाना है। पहली बार आगे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत एक्साइटमेंट थी। वाघा बॉर्डर पर सिख यात्रियों के लिए खाने का भी एहतमाम किया गया और उन्हें खसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब रवाना किया गया। यही अरदास करें कि हर साल हर सिख यहाँ आए। भारतीय यात्रियों को 10 दिन का वीजा दिया गया है। वो गुरुद्वारा दरबार साहब, करतारपुर समेत अपने दीगर मजहबी मुकामात की यात्रा के बाद 26 नवंबर को वापस भारत लौट जाएंगे। लाहौर की खास खबरें तो आपने जान ली। अब चलते हैं रजिया खान की जानिब जो इस्लामाबाद की खास खबरें हम तक पहुंचाएंगी। ओवर टू यू रजिया।
वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं पहली खबर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का बिल मंजूर हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी रही और पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी की गई। बाबर रवान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने की तरमीम पेश की, जिसके बाद इंतखाबी निज़ाम में तब्दीली के हवाले से हुकूमत का इलेक्शन तरमीमी बिल 2021 मंजूर कर लिया गया। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पार्लियामेंट इजलास में अपोजिशन को शिकस्त, हुकूमत की जीत, अपोजिशन का शोर शराबा। में से आए। हुकूमत ने अपोजिशन को 203 वोट के मुकाबले में 221 वोट लेकर 18 वोटों से शिकस्त दे दी। तहरीक के हक में 221 मेंबरान हैं, तहरीक की मुखालिफत में 203 मेंबरान हैं, लिहाजा तहरीक मंजूर हो गई है। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी, समंदर पार पाकिस्तानियों को भी वोट का हक मिल गया। बिल मंजूर होने पर वजीर आजम इमरान खान और हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। बाबर आवान ने इंतखाबात तरमीम दोइम बिल 2021 मंजूरी के लिए पेश किया, जिसकी ऐवान ने कसरत राय से मंजूरी दे दी, जबकि अपोजिशन की तरफ से पेश की गई तरमीम मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर होने पर वॉकआउट किया। सदर मुमलिकत की तौसीक के बाद ये बिल्स कानून का हिस्सा बन जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करके शरह सूद 8.75% कर दिया। महंगाई और तवाज़ुन अदायगी से मुतल्लिक बढ़ते हुए खतरात आलमी और मुल्की दोनों किस्म के अवामिल की वजह से हैं। मरकजी बैंक ने कहा कि दुनिया भर में कोविड की वजह से रसद में तातुल, कीमतों पर दबाव और तवानाई के नर्ख तखमीने से ज्यादा बढ़ रहे हैं। ताहम स्टेट बैंक ने महंगाई काबू में रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त करना शुरू कर दिया है। शामिल करते हैं अगली खबर। शहर इक़्तिदार में कम उम्र बच्चियों के साथ अस्मत दरी का होलनाक वाक़या। 2 कम सिन बच्चियों के साथ पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद ने जिनसी ज्यादती कर डाली, उनकी वीडियो बनाई और अपने मज़मूम मकासद के लिए ब्लैकमेल करते रहे। FIA साइबर क्राइम ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुलजिम सुबहान खालिद का बच्चियों के साथ सोशल मीडिया पर राब्ता हुआ, जिसके बाद उसने उन्हें एक घर में मुलाकात के लिए बुलाया, जहाँ उसका दोस्त इमरान अपने 2 पुलिस एहलकारों के साथ पहुंचा और लड़कियों को पुलिस रेड का कहकर डराया धमकाया, जहाँ चारों मुलजिमान ने बच्चियों के साथ गैंग रेप किया और इनकी तस्वीर और वीडियोस भी बना ली। FIA हुकाम का कहना था कि इस जाली रेड के दौरान बच्चियों की वीडियोस बनाकर इन्हें मजीद रेप के लिए ब्लैकमेल किया जाता रहा, जिसके बाद लड़कियों ने FIA से राब्ता किया और FIA ने तहकीकात के बाद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। करोड़ों बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव के हिफाजती टीकों की कौमी मुहिम जारी है। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज़ किया। दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम में 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। मुहिम का बाकायदा आगाज़ मुल्क भर में 15 नवंबर से हो चुका है। मुहिम में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे भी पिलाई जा रहे हैं। मुहिम 27 नवंबर तक जारी रहेगी। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मुहिम में महकमा सेहत के 3,86,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से हमने एक पैकेज तैयार किया है, आइए इस पर नजर डालते हैं। बच्चों को स्कूल्स में भी हमारी टीम्स आएंगी। फिक्स सेंटर जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी हमारे सेंटर्स हैं और इसके अलावा गली मोहल्लों में भी हमारी मोबाइल टीम्स आ रही हैं। खसरा अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए तो नमूनिया और खून की उल्टियाँ भी शुरू हो सकती हैं, और रुबेला अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए तो उसमें दिल में सुराख, बीनाई, नज़र और छोटे सर के बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते हैं।
روبیلا سے بچاؤ کی یہ مہم کتنی سازگار رہے گی اور کیا اس مہم کے اہداف مکمل طور پر حاصل کر لیے جائیں گے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں نیشنل پروگرام مینیجر EPI ڈاکٹر محمد اکرم شاہ سے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ گھر گھر جا کر اور اسکولوں میں خسرہ اور روبیلا مہم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بنیادی طور پہ دیکھیں، چونکہ اگر آپ اس کا ایج گروپ دیکھ لینا تو یہ 9 مہینے سے لے کے 15 سال تک کے بچے ہیں۔ یہ بچے آپ کو ایک جگہ پہ نہیں ملتے، تو اس لیے اس کی اسٹریٹجی بیسیکلی جو ہم نے رکھی ہے وہ 3 اسٹریٹجیز ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو بچے گھروں پہ ہیں وہ آپ 9 مہینے سے لے کے 5 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں پری اسکول کے، تو وہ آپ کو گھر پہ ملیں گے۔ تو ان کے لیے ہماری آؤٹ ریچ ٹیمز ہیں جو کہ انہی گلی محلوں میں، مساجد میں یا کسی حجرے میں بیٹھ کے باقاعدہ مسجد سے اعلان ہوتا ہے اور وہاں سے بچے آ کے اس پہ ویکسینیٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اپنی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں آلموسٹ اراؤنڈ 8000 کے قریب پورے پاکستان میں، تو اس پہ بھی یہ سینٹر قائم ہیں کہ جو ہسپتالوں کے قریب جو ہمارے محلہ جات یا گاؤں ہیں تو وہاں کے بچے اس فکس سینٹر پہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دور فار فلانگ کے ایریاز ہیں جہاں پہ شاید اپنے ہیلتھ فیسلٹیز سے بھی دور ہیں اور مکمل آبادی سے بھی وہ دور رہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر موبائل ٹیمز بھی ترتیب دی گئی ہیں کہ جی وہ ان موبائل ٹیمز کے ذریعے ان خصوصی علاقہ جات تک ہم اپروچ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، عام طور پر والدین کو یہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کو انجیکشن یا ویکسین دی جائے، جیسا کہ پولیو مہم میں مشکلات پیش آتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے؟ لوگوں کو قائل کیسے کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے والدین کے تحفظات شاید اس کی ایکسیپٹیبلٹی کے حوالے سے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، والدین کے ذہنوں میں یہ تحفظات چلتی ہیں کہ جی انجیکشن لگنے سے ہمارے بچے کو کوئی ریئیکشن نہ ہو جائے، کوئی اس طرح کا خطرہ، تو وہ تحفظات ہم دور کرنے کی 2 طرح سے کوششیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم انشور کراتے ہیں کہ جی جہاں پہ یہ ویکسینیشن ہو رہی ہو تو وہاں پہ ایمبولینس، وہاں پہ ڈاکٹر، وہاں پہ جو ابتدائی اس کی میڈیسن ریکوائرڈ ہیں وہ ساری چیزیں اویلیبل ہو، ویکسین کوالٹی کی ہو، ویکسینیٹر کوالٹی کا ہو، تو ایک تو ہم یہ انشور کراتے ہیں۔ دوسرا، ہم کمیونیکیشن کی تھرو گھر گھر جو ہمارے سوشل موبلائزر جا رہے ہیں تو وہ بھی والدین کو ان تحفظات کے بارے میں پوری طرح آگاہ کرتے ہیں۔ تو ویکسین کی جانب سے ابھی تک مطلب کہ یہ ویکسین پاکستان میں ہو رہی ہے، اس سے پہلے یہ انڈیا میں بھی یوز ہوئی، اس سے پہلے یہ بہت سے اسلامی ممالک میں بھی کیمپین میں بھی یوز ہوئی، روٹین میں بھی یوز ہوئی، تو ابھی تک ویکسین کے حوالے سے کوئی کسی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ ہمارے سامنے نہیں آیا ہے۔ تو یہ وہ تحفظات ہیں جو کہ ہماری ٹیمیں میڈیا کے تھرو، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ہمارا جو پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن ہے، جتنے پیڈیاٹرک کے ڈاکٹرز ہیں ہمارے اسپیشلی بچوں کے، وہ اپنے ویڈیو میسیجز کے ذریعے سوشل میڈیا پہ، تو یہ سارے میڈیم ہم یوز کر رہے ہیں تاکہ والدین کے ذہنوں میں جو تحفظات ہیں اس کو ہم بر وقت دور کر سکیں اور وہ اپنے بچوں کو ان سائٹس پہ لا کے ان کی ویکسینیشن کرا سکیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ گزشتہ سالوں کی نسبت کیا ان بیماریوں کی شدت یا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اگر ہاں تو وجہ کیا ہے؟ میزل اور روبیلا، چونکہ میزل ہمارے ساتھ کافی زمانے سے چل رہا ہے، جس کے اگینسٹ تقریباً ہر سال ہماری کیسز کی کاؤنٹ ہوتی ہے، اور پھر اگر آپ دیکھ لیں تو 2009 میں ایک کیمپین ہوئی، پھر 2014 میں ہوئی، پھر 2018 میں ہوئی، تو یہ ہر 4 سال بعد ہم میزل کے لیے کیمپین کرتے تھے۔ 2020 اور 21 میں بھی میزل کے کیسز بڑھنا شروع ہوئے، لیکن اس مرتبہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ آئی ہے کہ روبیلا جو ایک نیا وائرس تھا جس کے کیسز پہلے ہمارے پاس نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن اب 2020 کے مقابلے میں اگر ہم دیکھ لیں تو 2021 میں ابھی تک کوئی 10,000 کے قریب ایسے کیسز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہمارے مختلف ہاسپٹل سے، جو کہ جن میں بچے پیدا ہوئے اور وہ پیدائشی امراض کے ساتھ تھے۔ ان کا جب ٹیسٹ کیا گیا ماؤں کا تو ان ماؤں میں روبیلا کا انفیکشن پایا گیا۔ تو ہاں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جی گزشتہ 1-2 سال سے روبیلا اور میزل کے کیسز جو ہیں تو ان میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں۔ اسلام آباد میں ونٹیج اینڈ کلاسک کار ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں مختلف شہروں سے آئی ہوئی گاڑیوں کے شوقین افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میں 1930 سے 1970 تک کی کلاسک اور اینٹیک گاڑیاں شامل تھیں۔ اسلام آباد کے شہریوں نے پرانی گاڑیوں اور ان کے دلچسپ ڈیزائنز کو خوب سراہا۔ اس حوالے سے ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
वफाकी दारुल-हुकूमत में कदीम मगर चमचमाती गाड़ियों की रैली। शौकीन मिजाज लोग इस शौक को पूरा करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हैं। इस्लामाबाद में सजी ऐसी ही खूबसूरत नुमाइश में शहर शहर से आए हुए गाड़ियों के शौकीन अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की और अपनी मनपसंद गाड़ियों के साथ सेल्फियां बनाई। विंटेज एंड क्लासिक कार रैली तवील सफर तय करके पहुंची। रैली में 1930 से 1970 तक की क्लासिक और एंटीक गाड़ियां शामिल थीं। तारीखी हैसियत की हामिल पुरानी गाड़ियां अपनी मिसाल आप होती हैं। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं अपने प्रोग्राम के तवसत से आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि खसरा और रुबेला से बचाव की इस कौमी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें और अपने बच्चों को हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।